मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको पेट के कैंसर की बात करने वाला हूँ, यानी कि जिसको सामान्य भाषा में जो पेट का कैंसर कहा जाता है, या अब अगर इसको अपन थोड़ा विस्तार से टेक्निकल भाषा में अगर बात करें तो जिसे कोलोन कैंसर कहा जाता है। कोलोन का मतलब क्या होता है? अपने शरीर में जो पाचन संस्थान है उसका जो आखिरी हिस्सा है, यानी कि बड़ी आंत, कोलन, मतलब जिसको कि अंग्रेजी भाषा में कोलन कहा जाता है। तो ये जो कोलन है इसका जो कैंसर है वो ही कोलोन कैंसर कहलाता है। और कुछ लोग इसको अपनी मतलब अलग भाषा में, या जिसको टेक्निकली लोग जो बात करते हैं तकनीकी भाषा में, तो इसको कुछ लोग कोलन कैंसर कहते हैं, कुछ कोलोन कैंसर कहते हैं, कुछ बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं, और कुछ लोग इसे पेट का कैंसर भी मतलब सामान्य भाषा में कहते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, मतलब जो आपकी बड़ी आंत है उसमें छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी गांठें बन जाती है, ट्यूमर बन जाती है। और वो ट्यूमर उस कोलोन के अंदर, यानी कि बड़ी आंत के अंदर के हिस्से में बनती है। तो वो क्या करती है, एक तो मल को रोकने लग जाती है, मतलब आपका जो मल आगे जा रहा है उसको अवरोधित करती है। दूसरा, उसका जो पाचन करने का जो काम है, क्योंकि वहां की सेल्स की नेचर चेंज हो गई। कैंसर जो सेल्स है क्या, कैंसर सेल्स उल्टा काम करती है, मतलब आतंकवादी जैसा, टेररिस्ट जैसा काम करती है, नकारात्मक, मतलब नेगेटिव वर्क उनका होता है। तो वो नेगेटिव वर्क करना जब शुरू करती है तो बड़ी आंत का काम क्या, एक तो पाचन संस्थान उसको कमजोर कर देती है, धीरे धीरे उसको बिल्कुल बंद सा कर देती है। दूसरा, आपका जो मल, जो पचा हुआ जो स्टूल है, क्योंकि वहां तक छोटी आंत से भी होके आया, गुजर चुका होता है वो, उसको भी रोकने का काम कर देती है। और तीसरा, उसमें दर्द पैदा कर देती है, उस कोलोन में दर्द होने लग जाता है, उसमें स्वेलिंग पैदा कर देती है। तो स्वेलिंग पैदा होने से आपको बड़ी तकलीफ होती है। एक, उसमें पानी बनना शुरू हो जाता है, जो एसाइटिस, जो एसाइटी हो जाती है, मतलब एसाइटिस जो है आपके पेट में जो पानी भर जाता है, यानी कि सीधी सीधी भाषा में, बहुत आप तकनीकी शब्दों में न जाए, मतलब वह पानी भरने लग जाता है पेट में। तो ये सब चीजें वो मतलब वहां करने लग जाती है। अब कोलोरेक्टल कैंसर भी कहते हैं कुछ लोग इसको, कोलोरेक्टल। तो बेसिकली जो कोलोन है उसी से, और रेक्टल का मतलब अर्थ आप जानते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर भी इसको बहुत सारे लोग इसको कहते हैं। मेरे कुछ तकनीकी शब्द होते हैं जो मेरे चैनल के जो नियमित देखने वाले लोग हैं उनको तो समझ में आ जाता है, और जो नियमित नहीं देखते उनको मेरा निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नियमित रूप से अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल विज्ञान की भाषा में, एक टेक्निकल लैंग्वेज में भी आपको मतलब ये चीजें समझ में आने लग जाती है। अब इसमें आपको पता कैसे चले कि मेरे को कोलोरेक्टल कैंसर होने वाला है या हो गया? मैं आपको सही कह रहा हूं, होने वाला है तब भी आप पता लगा सकते हैं। और अगर ऐसी स्टेज में आप पता लगा लेते हैं तो आपको मतलब ये कैंसर आपके लिए जानलेवा नहीं होता। दस्त या कब्ज, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कभी लूज मोशन हो गया, कभी दस्ते, कभी बहुत ज्यादा दस्ते हो रही, कभी बहुत ज्यादा कब्ज हो रहा है। तो ये भी एक मल त्याग में की आदतों में परिवर्तन हो जाता है। अब कभी आपको मतलब दोपहर तक प्रेशर नहीं बन रहा है, कभी रात को 2 बजे प्रेशर बन गया। इस तरीके के जो चेंजेस जो आते हैं, तो मतलब ये उस तरफ इशारा करता है कि भाई आपको कहीं कोलोरेक्टल कैंसर तो नहीं हो गया। मलाशय में रक्तस्राव होने लगता है, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया, जो पॉलिप्स जो अंदर बन जाते हैं उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। और वो ब्लीडिंग आपको कभी कंटिन्यू होती है, कभी रुक जाती है, कभी आपका जो मल है, स्टूल है, उसमें एक लाइन सी बनी आती है खून की, और कभी आपको मल त्यागने के पहले खून आ जाता है, कभी बाद में भी खून आता है। ये भी उसका एक लक्षण है। पेट में ऐंठन और दर्द कंटिन्यू मतलब बना रहता है, और ऐसा महसूस होता है कि आप मतलब पूरी तरह से खाली नहीं हुई, आपको मतलब बार बार महसूस होता है कि मैं फ्रेश पूरा नहीं हुआ, मतलब अभी भी मेरा जो स्टूल है वो पेट में बचा हुआ है। कमजोरी और थकान आना शुरू हो जाती है, भूख लगनी कम हो जाती है, और नींद ठीक से नहीं आती है। आपके स्किन का जो ग्लो है वो मतलब फेडअप होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, और एक बिना किसी रीजन के आपका वेट लॉस होने लग जाता है। मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलोरेक्टल कैंसर की मतलब पहचान है।
तो ये चीजें आपको जब पता चले तो आप मान के चलें कि मतलब कहीं ना कहीं आपको कोलन कैंसर हुआ है। इसके लिए आपको मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस तरीके के संकेत होते ही आप नवग्रह आश्रम पर आ जाएं। निश्चित रूप से शनिवार और रविवार को 7:30 बजे तक आपको आ जाना होता है। 8 बजे कैंसर की क्लास होती है, जिसमें इस प्रकार के पर्टिकुलर अलग अलग तरह के कैंसरों पे और कॉमन कैंसरों पे भी मतलब बहुत विस्तार से प्रकाश डाला जाता है, यानी कि क्लास होती है। और 11 बजे तक आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर दिया जाता है। अब आते हैं पर कैंसर ठीक होने। कैंसर ठीक होने के पीछे क्या कारण? कैंसर ठीक होने के पीछे भी वही कारण है जो मैंने कैंसर होने का कारण बताया। बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि आपके शरीर की जो 90% सकारात्मक कोशिकाएं हैं, जो पॉजिटिव सेल्स हैं, उनको आपको पावरफुल करनी है। जो नेगेटिव है वो भी मरेगी, जो पॉजिटिव है वो भी मरेगी, परंतु नेगेटिव का जो निर्माण है वो उस तुलना में आपकी जो पॉजिटिव सेल्स हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो चीजें हैं, जो आपकी WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ये जो आपकी जो सेल्स जो है, उन सेल्स को अगर आप ताकतवर बनाते हैं तो वो जो जनरेशन है, अब इसमें होता है क्या जिसको समझ लो। एक नकारात्मक कोशिका दूसरी नकारात्मक कोशिका से मिलती है और वो तीसरी सकारात्मक कोशिका को पकड़ती है, लिम्फ नोड बनाती है, जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं। वो एक लिम्फ नोड बनाती है शुरुआत होती, वो फिर पागल हो जाती है, तीनों DNA उनका चेंज हो गया, वो दमादम उन दूसरी कोशिकाओं को पकड़ना शुरू करती है। और ये खेल चलता है इनका 3 महीने तक। कभी भी आज दिन तक मेरे पिछले 10 साल के चिकित्सा इतिहास में मैंने ऐसा एक भी पेशेंट नहीं देखा कि जिसकी डायरेक्ट हॉस्पिटल में गया, जांच हुई हो, मतलब 1-2 दिन में उसको मतलब अनुभूति हुई हो, उसने जांच करवाई हो और उसको डॉक्टर ने मल्टीपल बोल दिया हो, या यूं कहें कि सीधे सीधे शब्दों में उसको मेटास्टेटिस हो गया, नहीं होता है। मतलब कैंसर सबसे पहले पैदा होगा आपके खून में। खून में नकारात्मक कोशिकाएं सकारात्मक कोशिकाओं को पकड़ेगी और फिर उसका जो डिवाइडेशन है, सामान्य कोशिकाएं क्या करती, 1 की 2 होती, 1 की 2 होती, 1 की 2 होती और मरती जाती है। क्यों मरती है? प्रकृति का नियम है, क्योंकि WBC 4 दिन जीती है, प्लेटलेट्स 18 दिन जीती है, प्लाज्मा 100 दिन जीती है और RBC 120 दिन जीती है। उसके प्रकृति का नियम है। और उससे क्या बनता है, आपकी पूरी बॉडी का जो साइंस है वो ये कहता है कि आपके 7 धातुओं से आप लोगों का पूरा जीवन चलता है। रस सबसे पहली धातु है। जो भी आप पीते हैं, रस पीते हैं, या जो सीधा कहूं कि आपने रोटी खाई, दूध पिया, छाछ पिया, दही खाया, सब्जी खाई, जो कुछ भी आपने इनहेल किया, मतलब भक्षण किया, वो आपके आमाशय में गया, पित्ता से, अग्नाशय, पकाशय, आमाशय, ये सब मिलके और उन्होंने उसका रस बनाया। वो छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, वहां से बाउल में गया और स्टूल बन के आपके रेक्टम से बाहर निकल गया। तो ये जो जर्नी उसने की यहां से लगा के रेक्टम से निकलने तक की, उसमें उसके अंदर जितने कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे, विटामिन्स थे और मिनरल्स थे, उन सबको छोटे छोटे जो सेंसर लगे हुए पूरे पाचन तंत्र में, उन्होंने उसको बाहर निकाला। तो उस रस को वो लेके गए बोन मेरो तक। बोन मेरो में जाके उसका रस, उस रस का रक्त बन गया। और इस बीच ये कि लीवर में से होके जाता है। ये जो चीजें आपने खींची वो मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि कैंसर का डर आपके दिमाग से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर को आप रोक सकते हैं और जिसको कैंसर हो गया उसको आप ठीक कर सकते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, 1% बड़ा इशू नहीं। ओके, अब आपका रस से बन गया रक्त, मतलब खून, ब्लड से बनता आपका मांस। मांस आपके शरीर में किडनी है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फेफड़े हैं, मस्तिष्क है, ब्रेस्ट है, आपका स्टोमक है, ये जितनी भी चीजें सब मांस बन गया। फिर मांस से बनती है आपकी चर्बी। चर्बी में कभी कैंसर होता ही नहीं है। चर्बी से बनती है आपकी हड्डी से बनता आपका बोन मेरो से में बनता पुरुषों में शुक्र, महिलाओं में रज से बनता ओज और शुक्र से बनता ओज। ठीक है, ओज जो है वो हमारे आयुर्वेद में मूल चीज पे आ रहा हूं कि हमारे आयुर्वेद के जितने ऋषि महर्षि हैं और खासतौर से महर्षि वाग्भट ने बहुत साफ तौर से निर्देशित किया है। कम से कम 2-3 अध्याय में ये लिखा उन्होंने कि ओज इस दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे सुंदर औषधि है। सबसे बेहतरीन औषधि अगर इस दुनिया में कोई है तो वो ओज है।
यानी कि ओज जहां है फिर वहां कैंसर नहीं हो सकता। ओज जहां है वहां कैंसर हो ही नहीं सकता। पहला तो ये हो गया कि नहीं पैदा हो ओज के लिए, ओज जहां है वहां कैंसर पैदा, और ओज है और कैंसर हो गया पैदा तो ओज ही उसको समाप्त करेगा। आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मेरा नाम राकेश पटेल, मैं सिलम से मोरे कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। एक्चुअली लास्ट मार्च में, मिड मार्च में मुझे कुछ, जैसे हम खाना खाते हैं तो जैसे गाल बीच में आ जाता है कभी कभी खाने के टाइम पे, तो ऐसा थोड़ी सी हल्की सी चांदी थी। तो मैंने रेफर किया मेरे फैमिली डॉक्टर को, उसने चेक किया तो उसको डाउट हो या कुछ भी हो, उसने बोला 5 दिन की दवाई देता हूँ। उसके पहले मैंने 2 दिन तो वो स्माइल करके ट्यूब आती है वो लगाते हैं, तो हमको लगता है कि भाई 2 दिन में, और कब्ज की वजह से या तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ऐसा होता है, कभी कभी छाले पड़ जाते हैं। तो मैं उस वे में रहा कि भाई यही होगा, लेकिन 5 दिन 6 दिन तक नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं है, तो फिर बोला ठीक है हम एक डॉक्टर को रेफर करते हैं। तो सर्जन थे, उनको रेफर किया, उन्होंने बोला बायोप्सी करना पड़ेगा। बायोप्सी किया, बायोप्सी में आ गया। तब तक उसको मालूम नहीं था तब तक मैं बायोप्सी करवा के शाम को आया मैं। फिर इसको बोला कि एक कल सिटी स्कैन कराना है आपको। बोला किस चीज़ का? बोला ये छाला है, उसके लिए सिटी स्कैन डॉक्टर ने रेफर किया। दैट टाइम मुझे मालूम पड़ गया था कि कुछ तो है, डाउट है। फिर दूसरे दिन सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन में आया गाल में मुझे यहाँ पे एक पॉइंट है हल्का सा। 5 तारीख को मेरा रिपोर्ट आया। 9 तारीख को मैंने ऑपरेट भी करवा लिया, 9 अप्रैल को। तो भी बोल दिया वो, तो मतलब she was not in पोजीशन टू, ये सुनने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन वो क्या है, होता है। फिर मेरे कजिन को और बताया, मैं एकदम मेंटली ये था कि भाई मुझे करना है। और जिस दिन एडमिट होना था हॉस्पिटल में, उस दिन मैं ऑफिस में गया, सब कुछ मेरा जो काम था वो निपटाया। मेरे बेटे का 12th का एग्जाम चल रहा था, उसको सेंटर पे छोड़ के आया। 12th का एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम चल रहा था, तो उसको सेंटर पे मैं 3 बजे छोड़ के आया और 3:30 बजे हॉस्पिटल में आया। 9 तारीख को ऑपरेट करवाया। उसके बाद मैंने कीमो भी 6 कीमो लिए और 3 रेडिएशन भी ली। उसके बाद हमारे बाजू में फैमिली एक है, उनको मालूम था कि भी ऐसा नवग्रह करके आश्रम है राजस्थान भिलवाड़ा में, और वो लोग हैं वहां से, उनके कोई फैमिली मेंबर जिनका 3rd या 4th स्टेज में थे वो दादा, 20 साल हो गए थे, अलाइव एंड ही इज वर्किंग वेरी वेल इन फार्म। तो वो मालूम पड़ा कि भाई वो 20 साल के बाद भी जो डॉक्टर ने बोला था कि भाई कुछ नहीं होने वाला है बंदे का, वो बंदा 20 साल से आज खेती का काम कर कि जैसे वेजी बताते हैं दवाइयाँ लेना, सुबह उठ के प्राणायाम करना, तो उसके अलावा आप ऑफिस तो नहीं जा रहे होंगे उस दौरान जब रेडिएशन और कीमो चला? तो रेडिएशन खाने क्या, तो उस दौरान आपका रूटीन थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि कैसा रहता था? एक्स्ट्रा आप क्या करते थे जो आपको पॉजिटिविटी देता था, या फिर आपको ठीक करने में जिसने मदद की? मेरा जो भाई रेडिएशन और कीमो चल रहा था, मैं 77 डेज के लिए मैं ऑफिस नहीं गया। 17 जून को मेरा लास्ट रेडिएशन था एंड 22 जून को मैंने ऑफिस किया। लेकिन वो भी इसीलिए ज्वाइन किया था कि मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग था। लेकिन हाँ, मेरे घर में पहले से ही मेरे कजिन वगैरह सब हम बिलीव करते हैं। एक्चुअली मैं ट्रेन में भी आ रहा था तो भी सुबह में उठ के मंडूकासन करना, प्राणायाम करना, मंडूकासन करना, प्राणासन करना, कपालभाति करना, तो हम पहले से आयुर्वेद में, मतलब ये योग में हम मानते हैं। आप दवाई, जब आश्रम से दवाई चल रही थी उस समय आप वर्किंग भी रहे, तो आपने दवाइयाँ और वर्किंग कैसे मैनेज करना पड़ा? कैसे किया? मॉर्निंग में मेरे से ज्यादा उसने, मेरी वाइफ ने काफी मतलब उसने किया है। उसके बाद क्योंकि ग्रीन जूस बनाना है, ग्रीन जूस खत्म होने के बाद मुझे 45 मिनट के बाद रक्त शोधन और कैंसर के लिए लेना है। तो 5 बजे से कुल्ले, मुंह के कुल्ले करने हैं, गौमूत्र के कुल्ले करने हैं, हल्दी के कुल्ले करने हैं। तो ये सब 7 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तो 4:30-5 से लेके 7 का टाइम जो था वो बहुत क्रूशियल रहता था, लेकिन मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मैनेज कर सकते। रीजन ये था कि आपको शाम को रात को 10 बजे सो जाओ तो आप आराम से 5 बजे उठ सकते हो। अच्छा, तो शाम को आप ऑफिस से कितने बजे आ जाते थे? ऑफिस से मैं 7 बजे आ जाता। 7 बजे ऑफिस उसके बाद आके डिनर करते थे? उसके और बाद दवाइयाँ उसके बाद लेते थे? उसके बाद मैं लेता था। तो वो जो गैप था 45 मिनट को मेंटेन करके वो करना है। और लास्ट में कुल्ला करके 10 बजे सो जाता और सुबह में फिर 4:30-5 बजे उठ जाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना और ये सब दवाई लेना। फायदा तो दवा से इतना हुआ कि उनका शुगर था ना। अच्छा मैं बताऊं, पहले शुगर मुझे की यस मैं बीमारी बताता भी थी, हूँ। हाँ। बिफोर 3 ईयर
आई वॉज गेटिंग शुगर, और क्या आप अनबिलीवेबल 614 जब फर्स्ट टाइम मेरा शुगर आया और मैं चेक करवा, लेकिन वो मेंटली मैं स्ट्रांग हूँ, तो बाकी 614 में मैं डॉक्टर के पास गया तो रिपोर्ट किया तो कि तू कैसे आया, मैं बोला मैं बुलेट लेके आया, तो बोले इम्पॉसिबल है, तू बुलेट लेके नहीं आ सकता, तेरा शुगर लेवल 614 है। बोले ठीक है मैं आ गया हूँ। उसके बाद मैं टेबलेट 3 साल लिया, और जब से मेरा आयुर्वेदिक ये अपना यहाँ से स्टार्ट किया उसके बाद 0 है, और अभी 126 मैंने अभी मशीन रखा है घर पे, 126 है मेरा। तो भी आप शुगर की दवाई कोई दवाई नहीं लेता हूँ, ये जो अपना आयुर्वेदिक है, और शुगर का आयुर्वेदिक जो यहाँ से लेता था ना अपना शुगर की किट, वो भी मैंने 1 ही महीना लिए, फर्स्ट के 2 महीने लिए, उसके बाद शुगर किट भी नहीं ली। मैं जस्ट रब शोधन उसके ऊपर ही हूँ, लेकिन शुगर किट नहीं ली। लेकिन ये है कि खाने का बहुत चेंज हो गया मेरी लाइफ में, मतलब गेहूं बिल्कुल बंद हो गए, चावल बंद हो गए, मतलब वो जो परहेज है अभी, तो उसका भी एक रिजल्ट है, और आयुर्वेदिक का रिजल्ट है कि मेरा शुगर लेवल 0, मतलब 0 तो बोल सकते हैं, मतलब बीच में तो 90 हो गया, फिर मैंने 2 आइसक्रीम खा लिया, चक्कर चाहिए। एक परिवार कैसे कैंसर जैसे रोग से लड़ के उसे हरा सकता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं, आपके इसमें योगदान? एक है कि आपको उसका इलाज तो करवाना है, आयुर्वेदिक इज द बेस्ट पॉलिसी, और दूसरा कि मेंटली स्ट्रांग रहो, और आयुर्वेद के जो बताया है उसके ऊपर चलो। अगर जरूरी है एलोपैथी लो, लेकिन एलोपैथी हमें, मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो इंस्टेंट आपको इलाज देगा, लेकिन अगर जड़ मूल से खत्म करना है तो आयुर्वेद पे जाओ और मेंटली स्ट्रांग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत काम आएगी। नथिंग, आदमी सही में टूट जाता है, ये सुनने के बाद टूट जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ मैं कि 7 तारीख को मुझे एडमिट होना था, बेटे का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम चल रहा था, बेटे को मैं एग्जाम हॉल में छोड़ के आया, उसको ऐसा बोला कि पापा 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए लोनावला जा रहा है कंपनी से। बेटे को ये बताया, उसका मैं 7 तारीख को एडमिट होने से पहले टिकट बुक किया मेरे गाँव जाने के लिए। मेरे पापा यहाँ पे अपना बॉर्डर है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे मेरा गाँव, बोले हम रहते सूरत में लेकिन गाँव इधर है, पापा यहाँ पे रिटायर्ड है उनके पास, तो बेटे का टिकट करवा दिया। 9 तारीख को मेरा ऑपरेशन था रात को, उसको मालूम नहीं पापा का आज ऑपरेशन हुआ है, उसको तो ऐसा मालूम था कि पापा अभी लोनावला में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसको भेज दिया। मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 कजिन हैं और मेरे बड़े भैया, उसके अलावा मेरे पापा मम्मी को भी 2 महीने के बाद मालूम पड़ा, जबकि मेरा रेडिएशन खत्म होने का तब रिजल्ट यही था, रीजन ये था मेरा बताने कि वो मगज पे ले लेते। तो मैं मेंटली इतना स्ट्रांग था। ये लोग ऑपरेशन के टाइम पे मैंने बोला जल्दी करो, मुझे अंदर ऑपरेशन ओटी में जाना है। ये लोग को जल्दी, मैंने सुबह रात को सोया नहीं, मैं 4 बजे से उठ गया, चलो मैं 6 बजे मेरे जाना है ओटी में। ये सही में बता दो, ये लोग रोने लगे थे, मैं ओटी में जा रहे थे, रोते थे, और ये बोलते ये बंदा अंदर, डॉक्टर बोलता है ये देखो तुम रो रहे हो, और वो बोल रहा है कि मेरे को जल्दी लेके जाओ। तो पॉजिटिव एनर्जी, नहीं मानता कि हर एक की ऐसी होगी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी रखनी पड़ती अगर आपको जीतना है। दैट इज द मेन। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब तक आपने बताई नहीं आप अपनी उम्र, और आपका इतना बड़ा बेटा है जो 12th में पढ़ता है, तब तक आपको देख के यही लगा कि नहीं, अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज कंप्लीट हो गई। 30 साल के होंगे आप, मतलब आपके बाल, 42 आपके जो आप बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जिम करते हैं और अच्छे से नहीं, घर पे ही जो भी मैं, हाँ स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं, और जिम नहीं जाता हूँ, लेकिन डम्बल्स घर में ही रखे, योगा करना है, डम्बल्स करना है, और मेरा जो शौक है और अच्छा क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो एवरी संडे मैं मिस नहीं करता, 3 मैच खेलना है तो खेलना है। मैं आज आपको राई के औषधीय गुणों के बारे में बताने वाला हूँ। ये राई है, आप गलती से इसे सरसों ना समझ बैठे। सरसों बड़ी होती है और सरसों का दाना जो है वो काफी बड़ा होता है, करीब करीब मोटा मोटी मूंग के दाने का आधा तो करीब वो होता ही है। ये राई है, और ये बहुत इस तरीके से इसका जो मूवमेंट है, ये आप देख रहे हैं, ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है क्योंकि दाना छोटा होता है। परंतु औषधीय गुणों को अगर देखा जाए तो राई जो है वो सरसों से भी ज्यादा अधिक लाभप्रद होती है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको काली सरसों जो होती है T59 रायडा जिसे कहते हैं, उसको ही राई समझ बैठते हैं, जबकि राई बिल्कुल अपने आप में एक अलग प्रकार का मतलब औषधीय घटक है, या मैं कहूँ कि ये औषधि है। अब राई की अगर मैं पहले आपको बात करूं इसके औषधीय तत्वों की, तो इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि अलसी में भी पाया जाता है, इसमें फैटी एसिड पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और सेलेनियम जैसा पोषक तत्व जो है वो इसके अंदर मतलब पाया जाता है।
और इसके अंदर फास्फोरस होता है, मैग्नीज होता है और इसमें कॉपर यानी कि तांबा, पर्याप्त मात्रा में तांबा मिलता है और विटामिन B1 का बहुत अच्छा सोर्स राई है। और एक विटामिन B12 है, जिन लोगों में कमी होती है उन लोगों के लिए भी अगर राई को छाछ में भिगो के या दही में भिगो के और उसमें या अंगूर या ऐसी कोई चीज डाल के अगर उसमें फर्मेंटेशन किया जाए तो राई उसमें भी मतलब आपको विटामिन B12 भी देती है। बाकी B1 तो राई में पर्याप्त मात्रा में मतलब पाया जाता है। अब अगर हम राई के औषधीय गुणों की बात करें तो राई बहुत कई चीजों में मतलब आपको लाभ देने वाली होती है, कई बीमारियों में आपको जो राई है। सबसे पहला, जिन लोगों को गैस बनती है, किसी भी प्रकार की गैस बनती है, भूख नहीं लगती है, अपच रहती है पेट में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप अगर राई का सेवन अपने दाल में या सब्जी में अपने आहार में अगर नियमित रूप से करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। और आपको तुरंत अगर आपके पेट में गैस बन रही है, बहुत तकलीफ आप पा रहे हैं, तो राई को बांट के 5 ग्राम राई का जो पाउडर है उसको अगर 1 गिलास छाछ में डाल के अगर आप पी लेते हैं तो आपको तुरंत डकार या मतलब इसके रूप में आपको राहत मिल जाती है और आपको फायदा होता है। राई के बीजों का जो तेल है वो वात नाशक होता है, यानी कि वात अगर आपको है, गठिया अगर आपको है तो राई का अगर आप सेवन करते हैं या राई के तेल का सेवन करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होता है। राई के जो बीज है उनको अगर आप कैंसर के जो अगर कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है उसको ठीक करने के लिए राई का जो सेवन है वो बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 भी पाया जाता है। तो कैंसर जैसी बीमारी में ये काम की चीज है। कान में अगर आपको दर्द है तो आप मतलब राई का जो तेल है वो निकाल के आप 2-2 बूंद अगर कान में डालते हैं तो आपको बहुत फायदा। डायबिटीज में राई बहुत फायदा करती है। आपकी जितनी भी डायबिटीज के जो पेशेंट है वो अगर राई का सेवन करते हैं तो उनको मतलब बहुत लाभ मतलब इससे होता है, यानी कि सब्जी के रूप में भी और फक्की के रूप में भी अगर आप राई लेते हैं तो वेट लॉस के लिए राई बहुत अच्छी औषधि है। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है वो अगर राई का सेवन करते हैं तो आपका जो वजन है वो कम होता है। पाचन संस्थान में राई बहुत अच्छा काम करती है। सर दर्द से जो लोग परेशान होते हैं वो राई को अच्छी सी बांट के और एक कोई कपड़ा रख लें नीचे पतला सा और उसके ऊपर आप राई का लेपन कर दें, अगर पेस्ट लेप कर देते हैं तो आपको बहुत जल्दी मतलब आपका जो सिर दर्द है वो खत्म होता है। और राई को आप निश्चित रूप से अपनी सब्जी में, अपनी छाछ में, अपने दही में नियमित रूप से अगर आप उपयोग करते हैं तो राई आपके लिए कई तरह की होम रेमेडीज का काम करती है।